दिनेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज हम कृषि भूगोल के एमए फाइनल ईयर के चतुर्थ प्रश्न पत्र पर कृषि भूगोल के विकास के संबंध में चर्चा करेंगे। कृषि भूगोल का विकास आर्थिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण अनुषंगी शाखा के रूप में हुआ है, जो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कृषि भूगोल के विकास क्रम को यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि कृषि भूगोल का वास्तविक विकास 20वीं शताब्दी के पश्चात हुआ, परंतु प्रारंभ में इसके अध्ययनों को देखने पर यह पता चलता है कि यूनानी और रोमन विद्वानों के द्वारा भी कृषि विवरणों का अध्ययन किया गया, जिनमें स्ट्रेबो, प्लिनी और सीजर जैसे कई सारे विद्वानों ने गाल व जर्मेनिया के कृषि क्रियाओं का अध्ययन, कृषि कार्यों का अध्ययन विवरणात्मक रूप में प्रस्तुत किया। यदि हम कृषि भूगोल के विकास के वास्तविक क्रम को देखें तो इसका प्रारंभिक विकास ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस व यूएसए में हुआ है। यहाँ पर कृषि भूगोल का विकास एक क्रमिक स्वरूप में प्रारंभ हुआ। कृषि एक महत्वपूर्ण मानवीय क्रिया है, जिसका प्रसार एक समय तक काफ़ी लंबे चौड़े क्षेत्र में हो चुका था, और इसी के साथ साथ कृषि का अध्ययन करने की प्रवृत्ति भी बढ़ने लगी, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण मानव व्यवसाय के रूप में अपना स्थान प्राप्त कर चुका था। कृषि भूगोल के विकास में सर्वप्रथम आर्थर यंग ने 1770 में ब्रिटेन में कृषि के संबंध में अपना लेख लिखा और वहाँ किए जाने वाले कृषि कार्यों की समीक्षा प्रस्तुत की। इसी के साथ J.N. स्वेंच ने 1816 में अध्ययन किया। ये अध्ययन खास तौर पे पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधाराओं के समकक्ष रहे और कृषि कार्यों पर पर्यावरणीय संबंधों के साथ हो किए जाने वाले अध्ययनों पर बल दिया कि पर्यावरणीय संबंध किस तरीके से कृषि कार्यों को प्रभावित करते हैं और पर्यावरणीय घटक ही कृषि कार्यों को नियंत्रित करते हैं। कृषि भूगोल के विकास क्रम में महत्वपूर्ण कार्य 1826 में वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया। ये जर्मनी के दक्षिणी जर्मनी के एक शहर पर आधारित एक सिद्धांत है। इसमें कृषि भूमि उपयोग प्रतिरूपों को जानने का प्रयास किया कि एक नगर से बाहर की सीमा निकलते हुए किस तरीके से कृषि भूमि का विकास, प्रतिरूप विकास होता है। यह एक सैद्धांतिक मॉडल रहा जिसने कृषि भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और कृषि भूगोल के अध्ययन को व्यवस्थित करने के लिए और वैचारिक बनाने के लिए इस संबंध में आगे कार्य किए गए। वॉन थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत एक आदर्शवादी सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत परिस्थितिजन्य नियंत्रण के साथ साथ बाज़ार की मांग और बाज़ार से बढ़ती हुई दूरी और उसके यातायात के साधनों के आधार पर कृषि प्रतिरूपों के विकास की चर्चा की गई थी। 1893 में एलिंजबर्ग ने उत्तरी अमेरिका के कृषि प्रदेशों का अध्ययन किया और उत्तरी अमेरिका में कृषि कार्य की स्थापना के पश्चात वहाँ पर बनने वाले कृषि प्रदेशों को इसमें अध्ययन किया गया। कृषि भूगोल के विकास का क्रम 20वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है और यहाँ पर कृषि भूगोल का विकास प्रगतिशील देखने को मिलता है। इस संबंध में महत्वपूर्ण अध्ययन पोलैंड के क्रिजमोव्स्की ने 1911 में कृषि भूगोल की वैज्ञानिक स्थिति के संबंध में अपने लेख के द्वारा प्रदर्शित किया। वेवेल ने कृषि भूगोल की समस्याओं के संबंध में अपना लेख प्रस्तुत किया और कृषि भूगोल को वास्तविक स्वरूप देने का कार्य यहाँ से प्रारंभ हुआ। इस समय तक किए जाने वाले कृषि अध्ययन विवरणात्मक जो ही रहे और कृषि विवरणों को इनमें प्रमुखता से स्थान दिया गया। इसी समय 1926 से 33 के मध्य ओई बेकर ने उत्तरी अमेरिका के कृषि प्रदेशों का
अध्ययन किया जो एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका के रूप में प्रकाशित किए गए। उत्तरी अमेरिका के कृषि प्रदेशों का अध्ययन बेकर के द्वारा अनुभवात्मक विधियों के आधार पर निर्धारित किए गए और वहाँ उत्पन्न होने वाली फसलों का और वहाँ की कृषि प्रणालियों को इसमें देखने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। जॉनसन ने एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ यूरोप का अध्ययन 1925-26 के आसपास किया और जॉनसन का यह अध्ययन भी बेकर के जैसा ही विवरणात्मक ही रहा था। टेलर ने एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया का अध्ययन 1930 में किया गया। इसी समय एक महत्वपूर्ण कार्य कृषि भूगोल में कृषि प्रादेशिकरण के संबंध में 1932 में डी विटलसी और C.F. जॉन्स के द्वारा किया गया और जिसे मेजर एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द अर्थ अर्थात कृषि भूगोल के प्रादेशिकरण के कार्यों को यहाँ पर किया गया और पृथ्वी को कृषि प्रदेशों में बांटने का प्रयास किया गया। विटलसी का यह कृषि प्रादेशिकरण आज भी भूगोल में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उन्होंने कृषि प्रदेशों के निर्धारण के लिए अनुभवात्मक और कुछ मात्रात्मक विधियों का प्रयोग यहाँ पर किया गया था। विटलसी का कृषि प्रादेशिकरण कई मायनों में आज भी मान्य है और इसके आधार पर विश्व के कई प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है जो यहाँ पर मिलते हैं। 1941 में स्टैम्प ने ब्रिटेन में कृषि भूमि उपयोगों का अध्ययन किया और ये भूमि उपयोग वर्गीकरण के संबंध में किया जाने वाला कृषि भूगोल में महत्वपूर्ण कार्य था जो स्टैम्प के द्वारा किया गया। उन्होंने ब्रिटेन की कृषि भूमि को उसके उपयोग के आधार पर कई भागों में बांटा और इसी तरीके से अन्य क्षेत्रों में भी कृषि भूमि उपयोग के वर्गीकरण करने की परंपरा प्रारंभ हुई और इसने कृषि भूगोल में एक महत्वपूर्ण आयाम स्थापित किया कि कृषि की जाने वाली भूमि कौन कौन से क्षेत्रों में किस किस तरीके से काम में आती है। 1950 के पश्चात भूगोल में एक व्यापक परिवर्तन मात्रात्मक क्रांति के रूप में हो रहा था और इसका प्रभाव कृषि भूगोल पर भी पड़ा। मैकार्टी, बुकानन व रीड्स ने इस समय कृषि भूगोल के संबंध में समीक्षात्मक विवेचन किए और उन्होंने कृषि भूगोल के अध्ययनों को एक दूसरे से जोड़ करके देखा और ये देखा कि यहाँ पर इनका प्रादेशिकरण, इनकी अवस्थापन किन कारणों के से संभव हो पाई है। इसी समय बर्च, वीवर व हेल्बर्न ने कृषि प्रादेशिकरण में सांख्यिकी विधियों के प्रयोग को बढ़ावा दिया और यहाँ से कृषि भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का प्रारंभ हुआ। इन्होंने कृषि प्रादेशिकरण करने के लिए, कृषि प्रदेश परिसीमन के लिए, फसल संयोजन, स्वसंयोजकता, उत्पादकता को जानने के लिए सांख्यिकी विधियों का बहुसंख्यक प्रयोग किया और कृषि भूगोल को व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप देने का प्रयास इन विद्वानों के द्वारा किया गया। कृषि भूगोल के संबंध में वर्तमान समय तक भी जो महत्वपूर्ण कार्य अवशेष रहा था वो कृषि प्राकारिका का विश्व स्तर पर अध्ययन करना था और इस कार्य को कोपाक ने एन एग्रीकल्चर एटलस ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स के द्वारा उन्होंने कृषि भूगोल के क्षेत्रों का एक मानचित्र तैयार किया जिसमें कृषि प्रदेशों को उसमें व्यवस्थित तरीके से दिखाया गया। कृषि प्राकारिकी के अध्ययन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ ने एक आयोग गठित किया और जिसकी अध्यक्षता पोलैंड के कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर जे कोस्टोविकी को दी गई और उन्होंने और उनके सहयोगियों ने 12 वर्ष तक अथक मेहनत करके विश्व के कृषि प्राकारिकी का अध्ययन तैयार किया और उस कृषि प्राकारिकी के अध्ययन के आधार पर उन्होंने विश्व में की जाने वाली कृषि प्रणालियों का विवेचन और अध्ययन किया। इस तरीके से कृषि भूगोल का विकास क्रमिक रूप से बढ़ते हुए स्वरूप में हुआ है। वर्तमान समय में कृषि भूगोल आर्थिक भूगोल की अनुषंगी शाखा न रह करके अपने आप में एक व्यवस्थित शाखा बन चुकी है क्योंकि कृषि भूगोल के अंतर्गत प्रारंभ में आर्थिक भूगोल के सिद्धांतों को काम में लेकर जिनमें उत्पादन, वितरण और भंडारण के सिद्धांत थे उनके आधार पर कृषि भूगोल के सिद्धांतों का निर्माण किया गया। परंतु कृषि भूगोल इनके साथ साथ उसके भूमि और पर्यावरण के संबंधों और मानव की सामाजिक संबंधों पर निर्धारित एक प्रकार की व्यवस्था है। अतः इसके अध्ययन में और अध्ययन प्रणाली में इन संबंधों का ध्यान रखना अत्यावश्यक हो जाता है। वर्तमान समय में कृषि भूगोल एक महत्वपूर्ण भूगोल की शाखा के रूप में विकसित और वर्धित हो चुकी है और विश्व के कई सारे विश्वविद्यालयों में इसे एक मुख्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है क्योंकि कृषि मनुष्य का वर्तमान समय में भी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है जो प्राथमिक या प्रारंभिक गतिविधि है मनुष्य के लिए और अन्य उद्योगों के लिए भोजन
वो कच्चा माल उपलब्ध कराने वाला महत्वपूर्ण स्रोत है। अतः इसका अध्ययन और ज़्यादा वैज्ञानिक और प्रवर्धित करने की आवश्यकता है।